दोस्तों नमस्कार। नो सम्मन मिले, केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। आखिरकार ईडी की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची और केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। यह न्यूज पिछले 2 दिनों से छाई हुई है देश भर में। पक्ष विपक्ष में बोलने वालों की कमी नहीं है। जहां पर इंडिया अलायंस के सारे लोग इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर भाजपा के लोग जो है केजरीवाल के विपक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यह स्वाभाविक है। यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बताई जा रही है। केजरीवाल को अरेस्ट करने के पीछे कहा जा रहा है कि जो लिकर स्कैम हुआ दिल्ली का, जो लिकर को लेकर, शराब को लेकर पॉलिसीज बदली गई, उन पॉलिसीज ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाया और इसी की जांच करते हुए ईडी उन तक पहुंची और उनको अरेस्ट किया। इसके बाद जगह जगह पर भाजपा के जो समर्थक हैं वह इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। खेद की बात यह है कि हर उस बात को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है जो शायद मास्टर स्ट्रोक न भी हो। अगर केजरीवाल गलत है तो उनको पकड़ा जाना चाहिए था, वो पकड़े गए, उनको जेल के पीछे डाला जाए, उन्हें सजा दी जाए, सब कुछ ठीक है। किंतु जहां तक करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड की बात है, वो भी अब कहीं ना कहीं सामने आने लग गई है। और जो भी कार्रवाई हो रही है, अगर वो जेन्युइन भी है किसी विपक्षी नेता के खिलाफ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, उस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, बदले की राजनीति है। और जब ये बात कही जा रही है तो निसंदेह इसको कहने के पीछे ऐसी जगह है, ऐसे सबूत हैं। प्रधानमंत्री ने अजित पवार पर आरोप लगाया कि अजित पवार महाराष्ट्र एनसीपी के नेता, शरद पवार के भतीजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, कि उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। घोटाले की बात चल रही थी, उन पर जांच जारी थी, और जैसे ही ये सारी बातें सामने आती है, उसके कुछ दिन बाद शरद पवार से अलग होकर अजित पवार जो है वो भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। छगन भुजबल पर बहुत से मामले हैं, छगन भुजबल को भी सरकार में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे ही हाल ही में अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सैनिकों के लिए बनाए गए आवास आदर्श सोसाइटी घोटाले के प्रमुख अभियुक्तों में उनका नाम था। यूपीए की सरकार के दौरान ही उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा उन्हें तोड़कर लाती है, उन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप माफ होते हैं और वे जो है राज्यसभा में भेजे जाते हैं। उदाहरण ऐसे एकाध नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा पर भी आरोप लगे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उन शारदा स्कीम, नारदा स्कीम या लुइस बर्जर स्कीम से लेकर अन्य कोई भी मामले जिन्हें भाजपा ने खुद चुनाव से पहले अपनी बुकलेट में उठाया, वो सारे मामले दब गए। तो ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही है जहां पर भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करती है, भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है, किंतु भाजपा भ्रष्टाचारियों को शामिल करने से परहेज नहीं करती। आखिर भ्रष्टाचारियों को शामिल करने से कैसे मामला रुकेगा? बंगाल में भी मुकुल रॉय थे, भाजपा में शामिल हुए, उनके खिलाफ सारी जांच रुक गई। तो आखिर यह जो भाजपा की मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, या तो यह सिलेक्टिव है या फिर विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन विपक्ष के लोगों को, विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र है, प्लान है। भाजपा 543 सीट ही जीतना चाहती है, क्यों 400 पार? उन्हें 543 सीट ही मिल जाए। किंतु प्रश्न यह है कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं 400 पार होने के, वो तरीके सही है क्या? यह एक बड़ा प्रश्न है। लोग, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो, चाहे भाजपा के विरोधी हो, जो लोग भी केजरीवाल की या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर जश्न मनाते हैं या किसी भ्रष्टाचारी नेता के भाजपा में शामिल होने को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं या विभिन्न टीवी चैनलों पर मास्टर स्ट्रोक कहते हुए सुनते हैं,
उन्हें भी विचार करने की जरूरत है कि अगर देश में विपक्ष नहीं रहेगा, इसी प्रकार विपक्ष को कमजोर किए जाते रहेगा, तो उनकी बात कहने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिर कौन लोगों की बात उठाएगा? अगर इस देश में अब तक कोई बड़ा घोटाला हुआ है तो उस घोटाले में एक इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला भी है। यह एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिस व्यवस्था में आपको चंदा देना है, आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि आपका नाम क्या है, आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। ऐसे ही बहुत से लोगों ने चंदे दिए हैं और ऐसी ऐसी कंपनियों ने चंदे दिए हैं जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रहा है, किंतु उन्होंने 250 करोड़ की चंदी दे दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भी एक बात जो सामने आ रही है वह बात है कि एक हैदराबाद के व्यापारी ने जो है केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है। इस व्यापारी का नाम शरत रेड्डी है। इसे 11 नवंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने के 4 दिन बाद इसके पिता की एक कंपनी है अरबिंदो फार्मा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 करोड़ रुपए दिए। शरत ने बेल के लिए अप्लाई किया, जिसे ईडी ने जो है मना नहीं किया। उन्होंने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया कोर्ट में, उन्हें बेल मिलती है। इसके बाद मई 2023 में वो बेल पर रिलीज होते हैं। उसके बाद उनके पिता जो है, उनकी फर्म भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 25 करोड़ रुपया देती है। बात यह नहीं है कि भाजपा ने उनसे पैसे लिए, बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है एक शराब घोटाले में, जिसकी गवाही के आधार पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति के परिवार से, उसके पिता से भाजपा 5 करोड़ और 25 करोड़ रुपए एक्सेप्ट करती है। क्या यह सारी बात भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए काफी नहीं है? देश में हिंदुत्व की बात है, ठीक है, अधिकांश लोग हिंदू है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। देश में कांग्रेस के शासन में बहुत सी भूलें हुई, बहुत हद तक जो मुस्लिम अपीजमेंट हुआ उसके चलते कहीं ना कहीं हिंदू समाज आहत था। राम मंदिर के मुद्दे में जो कोताही की गई, राम को लेकर जो कोताही की गई, उससे भी हिंदू समाज आहत था। एक अल्टरनेटिव के तौर पर भाजपा को मौका दिया गया, नरेंद्र मोदी को मौका दिया गया। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर मोदी ने अच्छा काम भी किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किंतु अब 400 पार की नीति पर चलने के लिए या 400 पार करने के लिए जिस प्रकार से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, या जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को भी पार्टी में लिया जा रहा है, दल में लिया जा रहा है, इसे तो कम से कम हिंदू समाज या हिंदुत्व स्वीकार नहीं कर सकता। जब हम राम की बात करते हैं, जब हम कृष्ण की बात करते हैं, तो वे सभी ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाले थे। वे भ्रष्टाचारियों को अपने दल में, अपने साथ शामिल करने वाले नहीं थे। कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं किया, राम ने रावण को नहीं किया। किंतु आज जो परिस्थितियां दिख रही है उसमें भाजपा भ्रष्टाचार के साथ लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि अगर विपक्ष के नेताओं पर ईडी या अन्य एजेंसी कोई कार्रवाई भी कर रही है तो वो कार्रवाई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम नहीं, बल्कि एक बदले की कार्रवाई या विपक्ष को कमजोर करने की राजनीतिक कार्रवाई ज्यादा नजर आ रही है। और यह बात देश के लोगों के सामने एक गलत संदेश भेज रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज भाजपा खुश हो सकती है, हो सकता है कि ये जो टीवी चैनल है जो सर्वे दिखा रहे हैं, वो सर्वे भी भाजपा को आगे दिखा रहे हो, विपक्ष को कमजोर दिखा रहे हो। शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या भाजपा जनता की शक्ति को कम कर कर आंक रही है। इंडिया साइनिंग के जैसे कोई परिणाम न हो, इसके लिए मोदी सरकार को भी सावधान रहने की जरूरत है।
अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो भ्रष्टाचारियों को छोड़कर करना पड़ेगा। अपने दलों में जिन भ्रष्टाचारियों को शामिल किया है उन्हें छोड़कर दूसरे दलों पर आक्रमण करने की नीति छोड़नी पड़ेगी। अपने दल को भी भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना पड़ेगा। नहीं तो ये जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, और जनता जब फैसला करती है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।